Hello everyone and welcome to ZC Informatics presents the Educational Talk Show. The ETS में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. Friends, life is not a problem to be solved. It is a reality to be experienced. जी हाँ दोस्तों, अनुभवों से भरी हुई जिंदगी और ये अनुभव अक्सर हम चाहते हैं कि सुखद और अच्छे हों. और सुखद और अच्छे अनुभवों के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं. एक अच्छा और स्किलफुल एजुकेशन और दूसरी अच्छी नौकरी. आज का हमारा एजुकेशनल टॉक शो इन्हीं दो चीजों पर रोशनी डालेगा. आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर रामकृष्ण रवूल जी, IIKD इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नॉलेज एंड डेवलपमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर, फाउंडर. पिछले 5 सालों से यंगस्टर्स को नॉलेज और स्किलफुल एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड जॉब रेडी करने के इन प्रयासों के लिए उन्हें काफी माना जाता है. वसई विरार में उनके ये प्रयत्नों के लिए उन्हें कई सारे अवार्ड्स मिले हैं. उन्हीं में से 2 अवार्ड्स काफी उल्लेखनीय हैं. रिसर्च एक्सीलेंस एकेडमिक अवार्ड 2018, ग्लोबल एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019. दोस्तों, राम सर हैज 16 years of experience of working with corporates like आदित्य बिरला ग्रुप, सन फार्मा एंड कोटक महिंद्रा. तो आइए देखते हैं ये खास मुलाकात हमारे सहयोगी सलीम मेमन और प्रोफेसर राम के साथ. Welcome our subscribers and viewers, our students to the educational talk show by ZC Informatics. आज हमारे साथ है हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट राम सर, जो कि हमारे स्टूडेंट्स को, व्यूवर्स को और सब्सक्राइबर्स को MPSC और UPSC के बारे में गाइडेंस देंगे. वेलकम राम सर. हेलो सर. एजुकेशनल टॉक शो ZC Informatics. सर, यहाँ पर देखा गया है कि MPSC और UPSC के लिए स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ डेंजर्स है. मतलब स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ चीजें भरी हुई है जिसको साफ करना बहुत जरूरी है. जैसे उनके दिमाग में है कि भाई MPSC UPSC देंगे तो रिजर्वेशंस वाले जो है वो पास हो जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे. फिर स्टूडेंट के दिमाग में ये है कि भाई कम अटेम्प्ट्स है, क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. फिर मेरा एक स्टूडेंट था कॉमर्स स्ट्रीम से, मैं कॉमर्स में पढ़ाता हूँ, आई टीच फाइनेंस. तो मेरा एक स्टूडेंट था जिसको 84% TY BCom में मिले. जैसे उसको TY BCom में 84% मिले, ही वॉज वेरी हैप्पी. एंड फाइनली एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट डिस्कवर हो चुका था फैमिली में. तो अड़ोस पड़ोस वाले जैसे गाइडेंस देते हैं, तो उसको किसी ने गाइडेंस दिया कि भाई MPSC कर लो, UPSC के एग्जाम दे दो. तो फाइनली एक दिन मेरे पास आया मिठाई विठाई लेकर, मेरे को बोलता सर MPSC करना है. मैंने बोला ठीक है. चला गया. 2 साल के बाद मेरे को आके मिलता है एक दिन, मेरे को बोलता है सर MCOM का फॉर्म भरना है. मैंने बोला क्यों है सर, तुम तो MPSC UPSC का एग्जाम दे रहे थे. बोलते सर वो क्लियर नहीं कर पाया, अभी MCOM देना है. तो कॉमर्स का इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट जो 84% कॉमर्स में निकालता है, वो MPSC UPSC के एग्जाम क्लियर नहीं कर पाता है. तो फिर आप हमारे सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को और स्टूडेंट्स को क्या गाइडेंस देंगे इसके बारे में? सर, सबसे पहले आपका क्वेश्चन में सुनने के बाद मुझे ये लग रहा है कि आपके जो स्टूडेंट ने UPSC के लिए एडमिशन्स लिया, UPSC का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, विलिंगली इसलिए नहीं किया है. शायद किसी ने उसको एडवाइस कर दिया और वो चला गया. राइट. कैसे होता है सर, ये जो UPSC या MPSC का जो पैटर्न रहता है, वो स्टूडेंट को पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई इसके लिए मुझे कितना मेहनत करना चाहिए, कितना स्टडी करना चाहिए, ये पहले समझना बहुत ज़रूरी है. और उसके लिए एक टाइम ड्यूरेशन रहता है. कैसे होता है सर कि एक एग्जाम्पल लेते हैं UPSC. अगर कोई भी स्टूडेंट UPSC क्रैक कर लेता है और सिलेक्ट हो जाता है, तो रिप्रेजेंट किसको करता है? कंट्री को. अगर वो IFS इंडियन फॉरेन सर्विस में सिलेक्ट हो जाता है तो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है अदर कंट्रीज़ के, इन फ्रंट ऑफ अदर कंट्रीज. IAS बन जाता है तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को वो हेड करता है. सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के जो अलग अलग डिपार्टमेंट है उसको हेड करता है. अथॉरिटी आ जाता है, स्टेटस आता है, उसके बाद पावर आ जाता है. एब्सोल्युटली सेम सर IPS के साथ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं लोग, टॉप ऑर्डर के ऑफिसर बनते हैं. IRS जिसको आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस बोलते हैं, जो इनफैक्ट इनकम टैक्स जैसे डिपार्टमेंट में काम करके, टॉप लेवल पे काम करके हमारा इकोनॉमी जो है कंट्री का, उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं. सर, इतना प्रेस्टिजियस पोजीशन है, इतना हाई लेवल का पोजीशन है जहाँ पे आप इनफैक्ट पूरा सोसाइटी चेंज कर सकते हैं. तो उसका स्टडी पैटर्न भी थोड़ा डिफरेंट रहेगा. होता क्या है सर, स्टूडेंट सोचते हैं कि ये एग्ज़ाम हम लोग 1 साल में कंप्लीट करेंगे, लेकिन उनका स्टार्ट कभी होता है बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट सर,
T20 मैच और टेस्ट मैच में जो डिफरेंस है, यही हमारा एकेडमिक्स और यूपीएससी और एमपीएससी में डिफरेंस है। स्लॉग करके यहाँ पे हम लोग कभी नहीं जीत पाएंगे। यहाँ पे आपको पेशेंस चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। मे बी दैट्स द रीज़न, ये जो आपने अपना स्टूडेंट का एग्जांपल दिया, 60% ऑफ स्टूडेंट्स सिर्फ देखते हैं कि यूपीएससी बन के मैं आईएएस ऑफिसर बनने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है ये अंडरस्टैंड नहीं करते, राइट। शायद ये रीज़न हो सकता है। सो मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई बंदा यूपीएससी एमपीएससी के लिए जाता है तो पहले समझ लेना चाहिए कि उसको स्टडी कैसी करनी चाहिए, उसका पैटर्न क्या है, उसको कितना टाइम उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। आपके क्वेश्चन में और एक सर आया था कि रिजर्वेशन की वजह से स्टूडेंट्स को एक इन्हिबिशन रहता है कि हम लोग सिलेक्ट हो गए कि नहीं। जी सर, रिजर्वेशन तो है, डेफिनेटली है, बट इफ़ यू सी 50% तो जनरल कैटेगरीज के लिए है, जी राइट। अगर हमारे में काबिलियत है तो जनरल के भी बहुत सारे सिलेक्ट हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 50% लोग वहाँ सिलेक्ट हो जाते हैं। सो नॉट नेसेसरी कि भाई सबके सब पोस्ट सबको मिल रही। ऑफकोर्स जो रिजर्वेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जिसको रिजर्वेशन दिया उसके पीछे कुछ रीज़न है। अगर हम उसको डिस्कशन करना शुरू किया तो शायद उसका टाइम और हो सकता है, सो उसको हम लोग टच नहीं करते, बट उसका कुछ रीज़न है। सो जो जनरल कैटेगरीज है उनके लिए भी ऑलमोस्ट 50% सीट्स वहाँ पे अवेलेबल है। सेकंड थिंग, अटेम्प्ट की बात करते हैं सर। अटेम्प्ट ऑलमोस्ट 6 अटेम्प्ट आपको मिल जाते हैं जब भी आप यूपीएससी के लिए एग्ज़ाम देते हो, एंड दैट इज़ इनफ आई थिंक, राइट। इतने सारे अटेम्प्ट, क्योंकि अगर हमें एकेडमिक्स जाना है तो एक साल में अगर एग्ज़ाम हम फेल हो जाते तो हमें एक साल हमारा बर्बाद हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको 6 अटेम्प्ट मिल जाते हैं। सो ओवरऑल अगर देखा जाएगा सर, स्टूडेंट को जब ये इस एमपीएससी या यूपीएससी के लिए जाना चाहिए रहता है तो ये सब कंडीशन ध्यान में रखते हुए और सबसे पहले सिलेबस पैटर्न देखने के बाद, एग्ज़ाम पैटर्न देखने के बाद ही आगे जाना चाहिए। एंड एक बात आपने बोली, बहुत अच्छी बात बोली कि एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट जिसको 84% प्लस मिले हैं, उसके 2 साल इसमें वेस्ट हो गए। सर वेस्ट नहीं होते सर, यूपीएससी ये एक प्रोसेस है व्यक्ति से व्यक्तिमत्व बनाने की, पर्सन टू पर्सनैलिटी। एंड आई एम श्योर ये 2 साल में उसका जो पर्सनैलिटी डेवलप हुआ रहेगा वो एक डिफरेंट थिंग है। वो कोई डिग्री लेकर शायद नहीं बन सकता है, कि ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रूम होती है। तो मतलब आपका बोलने का मतलब ये है कि अगर एमपीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स देने हैं तो देयर शुड बी प्रॉपर प्लान, देयर शुड बी प्रॉपर प्लानिंग, और एक गाइड के साथ एमपीएससी और यूपीएससी देना चाहिए। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली, बराबर है। यस, ठीक है, तो अपन जाएंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सर मेरा ताल्लुका तो कॉमर्स के स्टूडेंट से है, मैं कॉमर्स में पढ़ाता हूँ तो कॉमर्स के स्टूडेंट से है। लेकिन मेरा एक सवाल है सर कि एमपीएससी यूपीएससी के एग्जाम्स देने के लिए कौन सी स्ट्रीम बेटर है? मतलब एक आर्ट्स का स्टूडेंट एमपीएससी यूपीएससी एग्जाम में कंफर्टेबल रहेगा कि कॉमर्स का स्टूडेंट कि साइंस का स्टूडेंट, और क्यों? सर अगर एमपीएससी यूपीएससी का पैटर्न, एग्जाम पैटर्न या जो उसमें कंटेंट आप देखते हो तो मोस्टली जो सब्जेक्ट रहेंगे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इस टाइप के सब्जेक्ट रहते हैं जो जनरल अवेयरनेस या मे बी जनरल स्टडीज़ बेस्ड रहते हैं। वैसे देखा जाएगा तो आर्ट्स को ये सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, राइट। थ्योरी रहती है, यूपीएससी में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहते हैं, बट नॉट नेसेसरी कि आर्ट्स को स्टूडेंट को यूपीएससी करना चाहिए या बीकॉम के या बीएससी को नहीं जाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि ग्रेजुएशन तक स्टूडेंट को जिसमें इंटरेस्ट है, जो स्ट्रीम में इंटरेस्ट है, वो उसने परस्यू करनी चाहिए। अगर स्टूडेंट को कॉमर्स में इंटरेस्ट है और उसको यूपीएससी करना चाहता तो उसको कॉमर्स कंटिन्यू करते करते यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि उसका एक जो प्लान बी है वो भी रेडी रह जाता है। कि अनफॉर्चुनेटली सर अल्टीमेटली क्या होता है सर, एम्प्लॉयमेंट के लिए एजुकेशन लिया जाता है, ऑल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट और मिडिल क्लास फैमिली से रहते हैं। सो उसको जिसमें इंटरेस्ट है वो कंटिन्यू करेगा तो आगे चल के शायद उसमें वो करियर कर सकता है। अनफॉर्चुनेटली अगर इसमें सक्सेसफुल नहीं होता है तो सेकंड थिंग ये रहती है सर, जैसे बीकॉम स्टूडेंट है या बीएससी स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अगर इवन एवरी डे, जैसे ये सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, वो एवरीडे थोड़े थोड़े भी रीड करना शुरू कर दिया और उसमें एक रीडिंग एबिलिटी या रीडिंग कैपेसिटी खुद की बढ़ाई, या मे भी बोल सकता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़ चैनल देखना, ये भी किया FY SY TY तक, तो भी इनफ रहता है। या इवन ग्रेजुएशन के बाद स्टार्ट किया तो उनको फुल टाइम तो वही स्टडी करनी है, ओनली उनको रीडिंग कैपेसिटी या रीडिंग उसको इंटरेस्ट होना चाहिए, रीडिंग हैबिट बिल्डअप करना, यस, बिल्डअप करनी चाहिए उसने। सो अगर देखा जाएगा तो यूपीएससी के पैटर्न में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी रहते हैं
जहाँ पे अगर कॉमर्स का स्टूडेंट है तो अकाउंट ले सकता है या अदर उसका जो भी कॉमर्स के पैटर्न ले सकता है। साइंस का स्टूडेंट बॉटनी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री ऐसे 2 पेपर भी आगे ले सकता है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट उसमें आगे दिए गए उसके स्पेशलिटी के हिसाब से। सो ओवरऑल अगर मुझे बोलना है तो मैं आपको ये बताऊँगा सर कि जनरल ग्रेजुएशन जो है जैसे आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, इसको अगर स्टूडेंट जाता है, अगर उसको एमपीएससी यूपीएससी करना है तो उसको सोचने का ज़रूरत नहीं आर्ट्स में जाऊँ, कॉमर्स में जाऊँ या मैं साइंस के लिए जाऊँ। लेकिन उसको अगर मेडिसिन करना है या इंजीनियरिंग के लिए जाना है तो उसको एडिशनल स्टडी करने के लिए टाइम कम मिल जाता है, राइट। बट अगेन इसके पीछे मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे इंजीनियर्स भी ने यूपीएससी क्लियर किया है, मेडिकल जिन्होंने किया है, जो एमबीबीएस बन के भी उन्होंने यूपीएससी क्रिएट किया है। सो इट डजेंट मैटर, अल्टीमेटली सर इंटरेस्ट मैटर करता है, जैसे मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस के ऊपर। सो स्टूडेंट का अगर जो इंटरेस्ट है, जिस स्ट्रीम में इंटरेस्ट है, वो कंटिन्यू करते हुए इसका प्रिपरेशन किया तो दैट विल बी बेटर आई थिंक। तो अपन ये क्वेश्चन को ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, वो एमपीएससी यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए जा सकता है, लेकिन उसका वाई क्लियर होना चाहिए कि वो एमपीएससी यूपीएससी क्यों कर रहा है। एब्सोल्युटली सर, परफेक्टली आपने कंक्लूड किया। सर अब मेरा वाई क्लियर हो गया कि मेरे को एमपीएससी यूपीएससी के एग्जाम्स देने, तो अब सवाल ये आता है कि मैं प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करूं। मतलब मैं स्कूल लेवल की जब पढ़ाई कर रहा हूं, जब स्कूल लेवल की पढ़ाई कर रहा हूं, तभी से मेरे दिमाग में यूपीएससी एमपीएससी होना चाहिए कि एसएससी क्लियर करने के बाद, कि 12th क्लियर करने के बाद, कि आफ्टर ग्रेजुएशन प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। मतलब प्रिपरेशन कौन से पॉइंट पे स्टार्ट करना है सर? देखो सर, जिस दिन स्टूडेंट का वाई क्लियर हो जाता है प्रिपरेशन उसी दिन स्टार्ट होनी चाहिए आइडियली। भले वो स्कूल लेवल पे हो या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, उसी दिन से उसे स्टार्ट करनी चाहिए। बट जैसे मैंने आपको पहले बताया सर, यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट पर्सन टू पर्सनैलिटी, और उसका प्रिपरेशन तो पहले से स्टार्ट होना, जितना जल्दी वो स्टार्ट हो सके उसका उसके बिहेवियर में आ जाएगा। फिर भी कितना जल्दी? आइडियली स्टूडेंट का प्रिपरेशन, अगर उसका डिसीजन, देखो क्या होता है सर, 10th तक डिसीजन पेरेंट्स ले ले, स्टूडेंट को इतना मैच्योरिटी नहीं रहता कि मुझे करियर में क्या करना चाहिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के। सो आइडियली स्टार्ट करना चाहिए उसने 12th के बाद, जब वो FY में आ जाता है तभी उसका डिसीजन होना चाहिए कि मैं अभी यूपीएससी का प्रिपरेशन करना चाहता हूँ या करने वाला हूँ। और उसी समय अपना ग्रेजुएशन परस्यू करते समय उसने ओवरऑल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ओवरऑल ग्रोथ मीन्स उसको अपना नॉलेज बढ़ाना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे रीडिंग हैबिट बढ़ानी चाहिए, मे बी कॉलेज के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ओवरऑल जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग उसके वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम सर स्टूडेंट डिसीजन लेता है ग्रेजुएशन के बाद भी, बट जब ग्रेजुएशन के बाद डिसीजन लेता है तो उसको एक सब्सटेंशियल टाइम खुद को देना चाहिए। उसको ये सोचना चाहिए कि उसका फैमिली उसको कितना टाइम देने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट मिडिल क्लास फैमिली से आ जाते हैं, मे बी फैमिली एक्सपेक्ट करती है कि ग्रेजुएशन के बाद वो कोई जॉब करे और इनकम स्टार्ट हो जाए। इन सिनेरियो में उसने फैमिली के साथ डिस्कस करके ये देखना चाहिए कि उसको कितना टाइम मिलने वाला है एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के बाद। सो उसी ऊपर उसका डिसीजन डिपेंड रहता है कि कभी उसने आगे जाना चाहिए। बट आइडियली अगर आप मुझे पूछते हो तो 12 जैसे हो जाता है उसका प्रिपरेशन यूपीएससी एमपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए शुरू होना चाहिए। करेक्ट। तो अपना ये क्वेश्चन को अपन ऐसे ऐड करते हैं कि जिस दिन से मेरा वाई क्लियर हो जाता है ऑटोमेटिकली मैं प्रिपरेशन के अंदर आ जाता हूँ। करेक्ट। एंड फाइनली कोई भी पॉइंट गलत नहीं है, एसएससी के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, 12th के बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं, और टीवाई के बाद भी एमपीएससी यूपीएससी के एग्जाम्स का सोच सकते हैं। स्टार्ट। सर हाल ही में मैं एक स्टूडेंट से मिला था, मेरे बहुत टैलेंटेड था, जनरल नॉलेज भी अच्छा है, मैथमेटिक्स भी अच्छा है उसका। तो फाइनली उसको मैंने बोला, अरे यार एमपीएससी यूपीएससी के एग्जाम ट्राई कर, मतलब कुछ पोस्ट पे जाएगा तो हमारे भी काम आएगा। तो बोलता है सर नहीं सर, उसमें 24 घंटा पढ़ना पड़ता है। ये शायद एक मिसकंसेप्शन है बच्चों के बीच में कि एक्चुअली ऐसे ही होता है कि पूरा दिन लगा देना पड़ता है एमपीएससी यूपीएससी के लिए। तो मैं आपसे सवाल ये करूंगा कि स्टडी आवर्स कितने होने चाहिए, स्टूडेंट कितना टाइम पढ़ना चाहिए, प्रिपरेशन कितना देना चाहिए, कितना अपने आप को डिवोट करना चाहिए एमपीएससी यूपीएससी के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट के लिए, सर स्टडी और कितना होना चाहिए। ये आपने सही बताया कि ये एक गलत फहमी है कि अगर यूपीएससी एमपीएससी करना है तो मुझे 24/7 वो बुक लेके ही बैठना पड़ेगा। आइडियली सर आप देखा जाओगे तो 24 आवर्स बुक लेके बैठने की ज़रूरत नहीं, आपका एक्टिव स्टडी 8 आवर्स इज़ इनफ। 8 आवर्स। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए
जैसे मैंने आपको बताया ये ओवरऑल ग्रूमिंग का सिचुएशन है, ग्रूमिंग का प्रिपरेशन चल रहा है, यूपीएससी एमपीएससी का प्रिपरेशन मीन्स 8 आवर उसने थ्योरी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, 8 आवर्स कम से कम उसने सोना चाहिए, क्योंकि आपका ब्रेन फ्रेश होना चाहिए, आपका ग्रास्पिंग स्ट्रांग होना चाहिए, तो आपको रेस्ट का भी ज़रूरत है। एंड रिमेनिंग 8 आवर्स यू शुड बी सोशली एक्टिव। आई मीन टू से सोशली एक्टिव मतलब सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, नो नो नॉट ऑन व्हाट्सएप एंड फेसबुक, बट यू शुड इंटरेक्ट विद द पीपल, शुड अंडरस्टैंड भाई सोसाइटी में मेरे क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, मे बी अदर जो एक्टिविटीज़ है जो सोसाइटी में हो रही है उसको में पार्टिसिपेट करना चाहिए, मे बी पब्लिक स्पीकिंग जैसे फोरम पे उन्हें जाना चाहिए, मे बी जो कैंप्स जो रहते हैं सोसाइटी अरेंज करती है या कोई सोशल एक्टिविटी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और ओवरऑल ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और स्टडी जो 8 आवर्स इनफ है, उसका कुछ ज़्यादा टेंशन, लेकिन वो 8 आवर्स अगेन आई एम टेलिंग यू एक्टिव स्टडी होनी चाहिए, पूरा फोकस उसके ऊपर होना चाहिए, नहीं तो बुक सामने पकड़ा है और वर्ल्ड टूर के लिए निकल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फाइनली वी कैन कंक्लूड कि क्वांटिटी ऑफ स्टडी इज नॉट इंपॉर्टेंट over here, quality 8 hours quality study is important to crack MPSC and UPSC यस एब्सोल्युटली सर। फाइनली सर, अभी आज तो अपन ने जो पोजीशन पे डिस्कशन किया है, जो पॉइंट पे डिस्कशन किया है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में रहेगा कि एमपीएससी करना है, यूपीएससी करना है, तो उसका एग्जाम पैटर्न डिस्कस करें आज। अभी डिस्कस करना चाहिए एग्जाम पैटर्न की? नहीं सर ज़रूर कर सकते हैं, बट एक लेंदी प्रोसेस, क्योंकि एग्जाम पैटर्न डिस्कस करते करते में भी ज़्यादा टाइम जा सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको मैं एक लिंक प्रोवाइड करता हूँ जहाँ पे कंप्लीट पीपीटी अवेलेबल रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन से पेपर। ठीक है, तो फिर हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो लिंक को ये इंटरव्यू के अंदर अटैच कर देंगे डिस्क्रिप्शन। यस, तो दैट विल बी बेटर फॉर स्टूडेंट। फाइनली सर, कंक्लूड करने से पहले एक सवाल है, जैसे मेरा वाई क्लियर है कि मुझे एमपीएससी यूपीएससी क्यों करना है, क्योंकि मुझे पावर चाहिए, मुझे अथॉरिटी चाहिए, फिर मैं क्वालिटी टाइम भी देना चाहता हूँ स्टडीज पे, मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई 8 आवर्स क्वालिटी टाइम दूंगा। इन शॉर्ट, जो स्टूडेंट्स एमपीएससी यूपीएससी करने का डिसाइड कर चुके हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को आप अभी सजेशन क्या देंगे? आपका कुछ मतलब एक मशवरा या तो राय जो उनको काम आए। एक बार अपना डिसीजन हो जाता है कि मुझे इस टाइप के एग्ज़ाम देने एमपीएससी यूपीएससी के टाइप के, तो डेफिनेटली होल हार्टेडली एफर्ट देना ही चाहिए, राइट, कंटिन्यूटी में उसमें रहना ही चाहिए। लेकिन मैं स्टूडेंट को ये सजेस्ट करना चाहूँगा, क्या होता है कि ये एग्ज़ाम्स टफर लेवल पे रहते हैं और समटाइम्स हम वहाँ तक पहुँचने में थोड़े पीछे रह जाते हैं, और इस समय हमारे मन में ये भी आ जाता है कि मैंने 2 साल 3 साल मेरे अभी मैं आगे क्या करूँ। जैसे वो अपन ने फर्स्ट एग्जाम्पल में लिया था वो लड़के का, 2 साल के बाद वो डिसाइड किया, राइट, करेक्ट। तो उस सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। इसलिए अगर हम लोग देखते हैं कि अदर एग्ज़ाम्स भी रहते हैं, जैसे अगर एमपीएससी की बात करें तो एमपीएससी के क्लास सी या क्लास बी के एग्ज़ाम रहते हैं, कंपेरेटिवली ईजी रहते हैं। उसके साथ साथ बैंकिंग के एग्ज़ाम रहते हैं, बैंकिंग के एग्ज़ाम वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के रहते हैं, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, वहाँ पे ग्रेड भी ऑफिसर बन जाते हो अलग अलग डिपार्टमेंट में। सो इसके एग्ज़ाम में और एमपीएससी यूपीएससी में ये डिफरेंस रहता है, एमपीएससी और यूपीएससी जनरल एबिलिटीज़ टेस्ट, जो जनरल अवेयरनेस टेस्ट के ऊपर ज़्यादा ये रहता है, जनरल स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहता है। वेयरएज बैंकिंग एग्जाम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम या रेलवे के एग्जाम रहते हैं, उसमें जो रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश है, थोड़े टेक्निकल सब्जेक्ट रहते हैं। सो अगर व्हेन स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर द एमपीएससी और यूपीएससी, उसने ये रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश स्टडी जो है यो एसएससी लेवल का करना चाहिए। अगर वो एसएससी लेवल का स्टडी करते हैं तो शायद उनका प्लान बी भी रेडी हो जाता है। Correct. अगर अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकते यूपीएससी क्रैक करने तक या एमपीएससी तक, सो मे बी डेफिनेटली वो एसएससी, रेलवे और बैंकिंग तक तो पहुँच ही जाएंगे, और जो उनका ड्रीम है गवर्नमेंट सेक्टर में एंट्री करने का, एक अच्छे एम्प्लॉयमेंट का, वो कंप्लीट हो सकता है। एक्चुअली मेरा जो डर था एमपीएससी और यूपीएससी से, वो भी क्लियर हो चुका है आज, कि अगर समझो कोई भी स्टूडेंट एमपीएससी यूपीएससी के लिए 2 साल या 3 साल देता है, तो उसको प्लान ए के साथ साथ प्लान बी भी बनाकर चलना चाहिए। तो फाइनली थैंक यू सर फॉर बीइंग विद अस इन ZC इन्फॉर्मेटिक्स, द एजुकेशनल टॉक शो। रियली आपके इंटरव्यू की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स एमपीएससी यूपीएससी में करियर बनाएंगे, और हो सकता है ये इंटरव्यू के बाद बहुत सारे लोग जो आगे जाके आईपीएस ऑफिसर बनेंगे या एमपीएससी से करियर बनाएंगे या यूपीएससी से करियर बनाएंगे, वो लोग एक कमेंट करेंगे कि हमने एजुकेशनल टॉक शो देखा था। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग एट ZC। वेलकम सर।